नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के 8वें अध्याय तबला एवं पखावज वाद्यों के घरानों का। आज सभी घरानों के बारे में, तबला और पखावज के घराने से संबंधित जानकारी जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सरकार का बयान आया है कि संगीत शिक्षक की बहाली TRE 4 के बाद ली जाएगी, जो कि बहुत ही विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। आप सभी को एक साथ आकर आवाज़ उठाना होगा, तो लेकिन फिर भी पढ़ाई को जारी रखना होगा। आज हम लोग 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो अध्याय है तबला एवं पखावज वाद्यों का घराना। तो बात करें तो हमारे देश में संगीत राजाओं के दरबारों में व्याप्त था, परंतु जब राजाओं का युग समाप्त हो गया एवं अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया, तो संगीतज्ञों एवं संगीतकारों ने अलग अलग रहकर अपने परिवार और शिष्यों को प्रशिक्षण दिया। बहुत कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी कला और शैली को जीवित रखा। जब किसी असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा किसी विशिष्ट शैली, गायन, वादन अथवा नृत्य का निर्माण होता है, जिसका पालन उसी रूप से उसकी वंश परंपरा तथा शिष्य परंपरा में कई पीढ़ियों तक होता है, तब किसी घराने का निर्माण होता है। तो घराने का निर्माण कैसे होता है? जब किसी कलाकार द्वारा किसी विशिष्ट शैली, जैसे गायन, वादन या नृत्य हो, जिसका पालन उसी रूप में उसकी वंश परंपरा तथा शिष्य परंपरा में कई पीढ़ियों तक होता, तब घराने का निर्माण होता है। उत्तर भारतीय संगीत में घरानों की शुरुआत मुगल काल के अंतिम दौर से ही मानी जाती है। संगीत को समृद्ध बनाने में घरानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और घरानों ने संगीत की किसी विद्या की शैलीगत विशेषताओं को संरक्षित किया, उनका प्रचार प्रसार किया, तो दूसरी ओर संगीत शैलियों को विविधता को विस्तार दिया और उसे नीरस होने से भी बचाया। आगे बात करें तो आगे तबला वाद्य का इतिहास लगभग 300-350 वर्ष पुराना है। इन वर्षों में तबले के 6 घराने विकसित हुए। इन घरानों की अपनी अपनी शैलीगत विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर असंख्य बंदिशों का निर्माण हुआ है तथा जिन्होंने तबले के साहित्य को विविधता से समृद्ध किया। विभिन्न घरानों की वादन शैलियों को बाज कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तबले के बाज को मूलतः 2 भागों में बांटा गया, पश्चिम बाज और पूरब बाज। पश्चिम बाज के अंतर्गत दिल्ली और अजराना घराने की वादन शैली आती है, जबकि पूरब बाज के अंतर्गत लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस घराने की वादन शैली आती है। इसके अतिरिक्त पंजाब घराने का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ माना जाता है। तबले के घराने का संक्षिप्त परिचय निम्न है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला घराना है दिल्ली घराना। तो ये तबला वादन का प्रथम घराना माना जाता है। यह घराना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में विकसित हुआ। दिल्ली घराना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में विकसित हुआ और ये तबला वादन का प्रथम घराना दिल्ली घराना माना जाता है। इस घराने की स्थापना उस्ताद सिद्धार खां डाढ़ी ने की। दिल्ली घराना की स्थापना उस्ताद सिद्धार खां डाढ़ी ने की। उन्होंने अपने पुत्रों एवं शिष्यों को शिक्षा देकर इस घराने को आगे बढ़ाया। उस्ताद सिद्धार खां ने पखावज पर बजने वाले खुले और जोरदार बोलों को तबले पर बजाए जाने के अनुकूल बनाकर एक नई शैली विकसित की, जो दिल्ली बाज के नाम से जानी गई। इसे 2 अंगुलियों का बाज या किनार का बाज भी कहते हैं। दिल्ली बाज को 2 अंगुलियों का बाज या किनार का बाज भी कहते हैं। दिल्ली बाज में तिट, धिट, तिरकिट, धाती, धागे नधा, धीना, गीना, तीना, किन आदि बोलों के व्यवहार की प्रधानता रहती है। पेशकार चतस जाति के छोटे कायदे बरेला के वादन के लिए
यह बाज जाना जाता है। इस घराने में नत्थू खां, महबूब खां मिरजकर, गामी खां, इनाम अली खां, लतीफ़ अहमद खां, शाफ़त अहमद खां आदि प्रसिद्ध तबला वादक हुए, जिन्होंने इस घराने की वादन शैली को नए आयाम दिया। तो दिल्ली घराना के प्रमुख लोग में से उनके संस्थापक तो हो गए उस्ताद सिद्धार्थ खां, और इस घराने से जुड़े और भी शिष्य परंपरा के अनुसार जो हैं वो नत्थू खां, महबूब खां मिरजकर, गामी खां, इनाम अली खां, लतीफ़ अहमद खां, शाफ़त अहमद खां प्रसिद्ध तबला वादक हुए, जिन्होंने इस घराने की वादन शैली को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। दिल्ली बाज में बोले जाने वाले बोल हैं तिट्ट धिट तिरकिट धाति धागे न ध धीन गिन तिनके। इसके पेशकार जो है वो चतस जाति के छोटे कायदे व रेला के वादन के लिए यह बात जाना जाता है। तो ये दिल्ली घराना यहाँ समाप्त हुआ। आगे बात करें तो अगला घराना है अजराड़ा घराना। तो अजराड़ा घराना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अजराड़ा नामक गांव है। अजराड़ा नामक गांव कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। इसके मूल निवासी कल्लू खां और मीरू खां ने दिल्ली जाकर उस्ताद शिताब खां से तबला वादन की शिक्षा ग्रहण की और वापस आकर इसकी वादन शैली में परिवर्तन करके अजराड़ा घराने की स्थापना की। तो अजराड़ा घराने का स्थापना कैसे हुआ? अजराड़ा नामक गांव जो कि मेरठ जिला में पड़ता है, उसके मूल निवासी वहां के रहने वाले कल्लू खां और मीरू खां दिल्ली गए और उस्ताद शिताब खां से तबले का शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वापस अपने गांव आकर वहां एक घराना का स्थापना की और उस घराना का नाम दिया अजराड़ा बाज या अजराड़ा घराना। दिल्ली से संबंध होने के कारण इसकी सारी विशेषताएं अजराड़ा बाज में आना स्वाभाविक ही है। फिर भी इसकी कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली जाकर सीखा तो उन्हें दिल्ली बाज की भी विशेषताएं अजराड़ा घराना में मिलना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी कुछ अलग घराना है तो इसमें कुछ अलग चेंजिंग किए, अलग विशेषता लाए, जिस कारण इस घराने को मान्यता प्राप्त हुई। इसमें बायां या डग्गा का व्यवहार बहुत कलात्मक रूप से किया गया एवं इस कारण तबले की नदामकता में सकारात्मकता एवं प्रगतिशील परिवर्तन आया। बायां के बोलों को प्रधानता देते हुए आड़ी लय के कायदों का प्रसार हुआ। डग्गे की बोलों की प्रधानता तबले और डग्गे के वर्णों के गुथाव से निर्मित बोल घेतग, घेनग, घेघेनक, दिंग, दिनगिन, धातग, घेतग आदि का प्रचलन हुआ। ये 30 जाति के कायदे का अधिक प्रयोग आदि इस घराने की विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में हबीबुद्दीन खां, सुधीर कुमार सक्सेना, मनमोहन सिंह, सुधीर पांडे, हशमत खां, रमजान खां, अकरम खां आदि सम्मिलित हैं। ये सभी अजराड़ा घराने से संबंधित लोग हैं। तो हम लोगों ने देखा अजराड़ा घराने का स्थापना कैसे हुई, स्थापना करने वाले कौन थे, किस गांव से आते थे, क्या है उसकी विशेषता, और इस घराना से जुड़े और लोग क्या थे, इसके घराना में बजने वाले बोल क्या है, सब ने देखा। अब अगला घराना है लखनऊ घराना। तो आगे हम लोग बात करेंगे लखनऊ घराने की। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली की राजनैतिक अस्थिरता के कारण वहां से कलाकारों का पलायन आरंभ हो गया। इसी समय नवाब आसिफउद्दौला के शासनकाल में अवध की नई राजधानी लखनऊ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो रही थी। सिद्धार्थ खां के पुत्र मोंदू खां और बक्सू खां लखनऊ आकर बस गए और इन्हें लखनऊ दरबार में राजाश्रय प्राप्त हुआ। लखनऊ उस समय कथक नृत्य और ठुमरी गायन शैली का विकास केंद्र था। यहाँ उन्होंने कथक और ठुमरी की संगति करने के लिए एक नई वादन शैली की विकसित की, जो लखनऊ बाज के नाम से जानी जाती है। कथक नृत्य के साथ
संगति के कारण इसे नचकरण बाज भी कहा जाता है। इस बाज में मुक्त प्रहार से बजने वाले खुले बोलों के प्रधान रहता है, जिस कारण इस बाज में बजाई जाने वाली रचनाएं जोरदार और गूंजयुक्त होती है। लखनऊ बाज में धीर धीर, धड़ान तक धड़ान, कड़ान, कीर्तिक, दृंग, गदिगन, धीनगन, तुना, कता आदि बोल प्रचुरता से बजाए जाते हैं। इस बाज में कायदे, रेल, गत, प्रण, टुकड़े, चक्करदार आदि बजाए जाते। इस घराने में आबिद हुसैन, वाजिद हुसैन, आफाक हुसैन, छुट्टन खां, हीरू गांगुली, अनिल भट्टाचार्य, स्वपन चौधरी जैसे महान कलाकार हुए हैं। ये रहा लखनऊ घराने के बारे में जानकारी, इसके बोल, इससे संबंधित कलाकार और इस बाज में बजने वाले कायदे। अब अगला घराना है फर्रुखाबाद घराना। तो फर्रुखाबाद घराना को देख लेते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है। फर्रुखाबाद घराने का विकास लखनऊ घराने से ही माना जाता है। फर्रुखाबाद निवासी हाजी विलायत अली खान ने लखनऊ के उस्ताद बख्शू खां से तबला वादन की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की और वापस जाकर एक नई शैली प्रचलित की, जो लखनऊ और दिल्ली से काफ़ी अलग थी, जो कालांतर में फर्रुखाबाद घराने के रूप में स्थापित हुई। बख्शू खां ने अपनी पुत्री का विवाह भी विलायत अली साहब से कर दिया। इस प्रकार वह उनके शिष्य और दामाद दोनों थे। हाजी साहब अपने समय के उच्च कोटि के संगीतकार, विद्वान, रचनाकार और शिक्षक थे। इस घराने की वादन शैली में खुले बाज और बंद बाज का सुंदर सम्मिश्रण है। पेशकार और कायदों के अतिरिक्त गीतों के वादन फर्रुखाबाद बाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इस घराने में रेले का वादन एक नवीन रूप में होता है, जिसे रौ कहते हैं। इस घराने में धीर धीर, कीर्तक, तकड़ित, दिंग, दिंग दिनी, घिड़नग, ध्राकिड़, धिकिट, धिनगिन आदि बोलों का प्रयोग किया जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में अमीर हुसैन, अहमद जान थिरकवा, नन्हे खां, मशीद खां, ज्ञान प्रकाश घोष, करामतुल्ला, शाबिर खां आदि का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी कलाकार फर्रुखाबाद घराने से संबंधित रखते हैं। इस घराने की वादन शैली में लखनऊ बाज और दिल्ली बाज का सुंदर सम्मिश्रण में देखने को मिलता है। फर्रुखाबाद घराने में रेले का वादन एक नवीन रूप में होता है, नए तरीके से होता है, जिसे रौ भी कहते हैं। फर्रुखाबाद की स्थापना मूल रूप से हाजी विलायत अली खान ने किया। उन्होंने बख्शू खां से उच्च शिक्षा तबला में प्राप्त की और एक नई शैली प्रचलित की, जो कि लखनऊ और दिल्ली से काफ़ी अलग था, लेकिन इसमें भी लखनऊ और दिल्ली का थोड़ा बहुत मिश्रण देखने को जरूर मिलता है और मिश्रण कर बजने से बहुत ही सुंदर लगता है। अगला घराना है बनारस घराना। बनारस घराना की बात करें तो बनारस निवासी पंडित राम सहाय ने लखनऊ घराने के उस्ताद मोंदू खां से तबला वादन की शिक्षा ली थी। सभी घराने के लोग किसी न किसी पहले एक वाले घराने से शिक्षा लेकर वहाँ से फिर वापस आकर उसमें थोड़े बहुत कुछ परिवर्तन करके एक नया घराना की स्थापना करते हैं और अपने शिष्य परंपरा, पुत्र के परंपरा को उससे आगे बढ़वाते हैं और इस प्रकार घराना के विकास होता है। तो बनारस घराना, तो बनारस निवासी जो पंडित राम सहाय थे, उन्होंने लखनऊ घराने के उस्ताद मोंदू खां से तबला वादन की शिक्षा ली थी। कालांतर में राम सहाय ने अपनी प्रतिभा से एक नवीन और मौलिक वादन शैली का निर्माण किया। जैसे जैसे समय बीता, पंडित राम सहाय ने अपनी जो शिक्षा थे उसमें कुछ नई और मौलिक वादन शैली का निर्माण किया, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने भाई, भतीजे और शिष्यों को दी।
इस प्रकार एक विशिष्ट वादन शैली बनारस बाज के रूप में स्थापित हो गई। बनारस बाज की वादन शैली में पखावज के मुक्त प्रहार वाले बोलों का अधिक दिखाई देता है। पखावज का प्रभाव होने के कारण पेशकार और कायदे के स्थान पर उठान से तबला वादन आरंभ किया जाता है। इसके अतिरिक्त छंद, गत, प्रण, गतप्रण, फर्द, चक्रदार रचनाओं के साथ साथ देवी देवताओं की स्तुति, पर्णों का वादन इस घराने की प्रमुख विशेषताएं हैं। बनारस बाज में पूरब बाज के सभी बोलों का प्रयोग करते हुए नाड़ा, धाड़ा, धड़गिन, तड़गिन आदि बोलों का भी व्यवहार किया जाता है। इस घराने में रामशरण मिश्र, प्रताप महाराज, भैरव सहाय, बिक्कू महाराज, कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र, शामता प्रसाद, किशन महाराज आदि महान ताबलिक हुए। इस घराने के ये सब महान कलाकार हैं जो तबला वादन करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा बनारस घराने के संस्थापक पंडित राय सहाय थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा लखनऊ घराने के उस्ताद मोंदू खां से प्राप्त की तबले की शिक्षा। तो हम लोगों ने घराना देखा। अब अगला घराना है और आखिरी घराना पंजाब घराना। ये एक स्वतंत्र घराना है। ऐसी मान्यता है कि पंजाब के पुराने तबला वादकों ने पखावज के ही बोलों के विकास में परिवर्तन करके तबला वादन की एक पृथक शैली का निर्माण किया, जो कि कालांतर में पंजाब बाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बाज पर पखावज की वादन शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पंजाब घराना में पखावज की वादन शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा मानता है कि पंजाब घराना पुराने तबला वादकों ने ही पखावज के ही बोलों के निकास में परिवर्तन करके तबला वादन का एक नया शैली विकसित किया और उसको नाम दिया पंजाब बाज। तो इस घराने के संस्थापक लाला भवानी दास उर्फ भवानी दीन उर्फ भवानी सिंह हैं। पंजाब घराने के संस्थापक कौन है? लाला भवानी दास उर्फ भवानी दीन उर्फ भवानी सिंह। भवानी सिंह और दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार खां समकालीन माने जाते हैं। लाला भवानी सिंह ने ताज खां, हद्दू खां, कादिर बख्श जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चलकर पंजाब घराने को विस्तार दिया। इसके अतिरिक्त अपने कई पखावज के कलाकारों को भी शिक्षा दी, जिसमें ग्वालियर के कुदऊ सिंह, जोध सिंह प्रमुख हैं। पखावज से प्रभावित होने के कारण यह बाज जोरदार और खुला है। चारों उंगलियों के साथ तबले पर थाप का प्रहार किया जाता है। बड़ी बड़ी गते, पढ़ने, चक्रदार गते, चक्रदार पढ़ने तथा लयकारियों से युक्त तिहाइयों का प्रयोग इस घराने की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस घराने में कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में हुसैन बख्श, फ़कीर बख्श, करम इलाही, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, योगेश शमशी आदि प्रमुख हैं। तो ये रहा पंजाब घराना। अब पखावज की कुछ प्रमुख परंपरा को जान लेते हैं। और क्या है? तो कुदऊ सिंह अथवा कुदऊ सिंह पखावज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलाकार हुए। अधिकांश लोगों के मतानुसार इनका जन्म 1812 में उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में हुआ और निधन 1907 में हुआ। पखावज वादन की शिक्षा इन्होंने मथुरा के प्रसिद्ध पखावाजी भवानी दीन से प्राप्त की थी, जिन्हें भवानी सिंह और भवानी दास के नाम से भी जाना जाता है। कुदऊ सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से भी जुड़े थे। इन्हें सिंह की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। अपने शिष्यों द्वारा इन्होंने अपनी कला का चतुर्दिक प्रचार प्रसार किया। ओजपूर्ण और गंभीर वादन, हथेलियों का प्रयोग, जोरदार क्लिष्ट और एक दूसरे से गूथे हुए वर्ड जैसे धड़गन, धड़न, तड़न, तिहलांग, धुमकी, धेत्रा, क्रीधेत, तक्का, थूंगा इस परंपरा में अधिक प्रयुक्त होते हैं। कुदऊ सिंह के भाई राम सिंह भी श्रेष्ठ पखाबाजी थे। राम सिंह के पुत्र जानकी प्रसाद, पौत्र गया प्रसाद और प्रपौत्र पंडित अयोध्या प्रसाद श्रेष्ठ पखाबाजी हुए। अयोध्या प्रसाद के पुत्र पंडित रामजी लाल शर्मा वर्तमान में इस परंपरा की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो ये रहे पखावज के कुछ परंपराएं और कुछ प्रमुख महान कलाकार, किस प्रकार पखावज की परंपराएं आगे बढ़ रही है और वर्तमान में चली आ रही है। अगला है नाना नानसे परंपरा। ये नाना नानसे नहीं, नाना पानसे परंपरा जो है, तो वो नाना पानसे ने पखावज वादन की शिक्षा अपने पिता सहित बाबू जोधसिंह, मान्यावा कोड़ी तकर, चौंडे बुबा, मार्तंड बुबा और योगीराज माधव स्वामी से प्राप्त करके एक नई वादन शैली सृजित की। पानसे परंपरा कहा गया कि वादन शैली कर्णप्रिय और मधुर थी। आसानी से द्रुत लय में बजने वाले वर्ण, तबले और कथक नृत्यों के वर्णों का समन्वय थी। इनकी रचनाओं में दिखता है। सुदर्शन नामक एक नवीन ताल की रचना करने वाले नाना पानसे ने प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर कई तालों के ठेकों का नवीनीकरण किया। हजारों रचनाएं भी रची और सैकड़ों लोगों का पखावज सिखाया। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में जो पखावज बजाया जा रहा, वह नानसे और उनके शिष्यों का ही देन है। नाना पानसे और उनका शिष्यों का ही देन है कि आज बहुत सारे राज्य में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के राज्यों में पखावज बजाया जा रहा है। अगला परंपरा है नाथ द्वार परंपरा। नाथ द्वार परंपरा राजस्थान की पखावज परंपरा के नाम से विख्यात इस परंपरा का शुभारंभ 17वीं शताब्दी में तुलसीदास, नरसिंहदास और हालू नामक 3 भाइयों से हुआ। हालू बाद में आमेर आ गए। इस परंपरा में स्वामी छबिलदास, फकीरदास, चंद्रभान, मांझी और रूपराम महान पखावाजी हुए। रूम राम के पुत्र बल्लभदास 1802 में श्रीनाथ द्वारा जाकर बस गए। बल्लभदास के पुत्र चतुर्भुज, शंकरलाल और खेमलाल हुए। खेमलाल के पुत्र श्यामलाल और शंकरलाल के पुत्र पंडित घनश्याम दास पखावाजी महान कलाकार हुए। पंडित घनश्याम दास के पुत्र गुरु पुरुषोत्तम दास ने देश विदेश में इस परंपरा का प्रचार प्रसार किया। उनका निधन 21 जनवरी 1991 को हुआ। इस परंपरा की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें मृदंग सागर और मृदंग वादन में अनेक सुंदर बंदिशें संकलित है। मिठास, मधुर और भक्ति प्रधान रचनाओं का वादन इस परंपरा की विशेषता है। इस परंपरा में त बाएं और क दाएं पर बजता है। किट, किटा, द, दिन, थुन, न, धिड़कन जैसे वर्णों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। इस परंपरा की पंचदेव स्तुति प्रण अत्यंत प्रचलित एवं विख्यात है। तो आज के इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ इस चैप्टर समाप्त होता है। हमने देखा तबला और पखावज के घराने, उसके संस्थापक, उससे जुड़े महान कलाकार, उसमें बोले जाने वाले बोल और पखावज के कुछ महत्वपूर्ण परंपरा को। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मिलेंगे। ये NCERT संगीत की 11वीं कक्षा की प्रथम पुस्तक थी, जिसे हम लोगों ने आज ही समाप्त किया। आगे हम लोग बात करेंगे NCERT के द्वितीय बुक की, कक्षा 11 की द्वितीय बुक। उसमें भी 8-9 अध्याय हैं। उसको हम डेली लेकर आएंगे, पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहता है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।